सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। 7वीं क्लास की ऑनलाइन क्लास में मैं भुवनेश कुमार स्वामी आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा अभी चल रहा है, जिसमें कुछ वीडियो आपको पूर्व में भेजे जा चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने तापमापी के बारे में अध्ययन किया था कि डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हमने पूरी चर्चा की थी। आज हम ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, कौन कौन सी विधियाँ होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। ये तो हम दैनिक जीवन में देखते हैं। जब किसी बर्तन को हम आग के ऊपर, गैस के ऊपर, स्टोव के ऊपर रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली है। तो आग तो हमने बर्तन के नीचे तली में लगा रखी है और पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। इसका कारण क्या है कि जो ऊष्मा है वो ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। जब तक बर्तन उस स्टोव पर रहेगा, नीचे ज्वाला जलती रहेगी, पर बर्तन गर्म रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उस बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो धीरे धीरे वो जो बर्तन है वो ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। जो ऊष्मा उस बर्तन के अंदर थी जब वो गर्म था, जैसे ही हमने उस बर्तन को ज्वाला से हटाया तो जो ऊष्मा उस बर्तन में थी वो सारी की सारी आसपास के वातावरण के अंदर स्थानांतरित हो जाती है, आसपास के वातावरण के अंदर चली जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। पहली स्थिति के अंदर जब हमने ज्वाला पर बर्तन को रखा था तो जो ऊष्मा थी उस ज्वाला के अंदर, स्टोव के अंदर ज़्यादा थी, तो ज़्यादा से कम की ओर, यानी ज्वाला जो ऊष्मा थी वो ज्वाला से लेकर उस बर्तन के अंदर गई। और जब हमने बर्तन को स्टोव से हटा दिया तो जो बर्तन है उसके अंदर ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा है, तो ये ऊष्मा उस वातावरण के अंदर स्थानांतरित हो जाती है। तो दोनों ही कंडीशन, दोनों ही स्थिति के अंदर जो ऊष्मा है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती नहीं, गर्म से ठंडे की ओर जाती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर ही प्रवाहित होती है। हमेशा जो ऊष्मा है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ही स्थानांतरित होगी। अब पहली जानना चाहती है कि क्या इसका अर्थ यह है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा? बहुत अच्छी बात करी है पहली कि अपन अभी ये पढ़ा कि जो ऊष्मा है हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। लेकिन अगर दोनों ही वस्तु का ताप समान है, दोनों ही ऊष्मा की मात्रा के समान है, तो इसका मतलब दोनों के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा ही नहीं। बहुत अच्छी बात पूछी है। तो ये जानना चाहते हैं कि ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। एक क्रियाकलाप है कि एल्यूमिनियम और लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। तो कोई भी एल्यूमिनियम, लोहा या कोई भी धातु की कोई छड़ लेनी है, या उनकी पट्टी जो होती है, जब हम स्केल भी काम में ले सकते हैं। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होना चाहिए। जैसा कि आप ये देखो, इस चित्र के अंदर आपको दिखाया जा रहा है, ये एक छड़ ली गई है और यहाँ पर ये देखिए मोम के टुकड़े समान दूरी पर लगभग चिपकाए गए हैं। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबा कर रख सकते हैं। अगर ये काम स्कूल के अंदर प्रयोगशाला में हो रहा है तो हम छड़ के एक सिरे को हम प्रयोगशाला स्टैंड के जो पड़ा है उस स्टैंड पर लगा देंगे। अगर स्टैंड उपस्थित नहीं हो तो ये देखिए
दो ईंटों के बीच में इस छड़ के एक सिरे को हम आसानी से लगा सकते हैं। अब छड़ के एक सिरे को गर्म कीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए एक सिरे को हमने मोमबत्ती की सहायता से गर्म करना शुरू किया है और यहाँ पे ये देखिए मोम के छोटे छोटे टुकड़े समान दूरी पर लगे हुए हैं और दूसरा जो सिरा छड़ का वो इस ईंटों के बीच में दबा रखा है। तो क्या होगा वो हम देखते हैं कि मोम के टुकड़ों का क्या होता है। क्या ये टुकड़े गिरना आरम्भ कर देते हैं क्या? जैसे यहाँ से हमने गर्म करना शुरू किया, थोड़ी देर बाद देखिए कि ये जो मोम के टुकड़े लगे हुए हैं इनका क्या होता है। क्या ये टुकड़े गिरना शुरू हो जाएंगे या कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरेगा? तो नेचुरल बात है, जो टुकड़ा मोमबत्ती के सबसे पास में है वो ही सबसे पहले गिरेगा। फिर क्या आप सोचते हैं कि उस ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? सही बात कह रहा है कि एक सिरे पर जहाँ मोमबत्ती लगाई है उष्मा वहाँ से लेकर और दूसरे सिरा जो कि ईंटों के बीच में दबा रखा है वहाँ तक ये उष्मा का स्थानांतरण होगा। वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के एक सिरे से गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे चालन कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें उष्मा है वो किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। यानी जहाँ मोमबत्ती हमने जला रखी है वो गर्म सिरा है, वहाँ से लेकर उष्मा गई है जो ईंटों के बीच में जो छड़ का दूसरा सिरा लगा रहा है उस सिरे की ओर स्थानांतरित हुई जो कि ठंडा है। तो ये जो क्रिया हुई है इसे अपन कहते हैं चालन। ठोसों में प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। तो ठोस वस्तु के अंदर जो उष्मा का चालन जो स्थानांतरण होता है वह चालन विधि के द्वारा होता है। क्या सभी पदार्थों में उष्मा का चालन आसानी से हो जाता है क्या? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। ये तो हम दैनिक जिंदगी डेली देखते ही हैं कि जो खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं वो स्टील के बने होते हैं या पीतल के बने होते हैं या एल्यूमिनियम लोहे के बने होते हैं। तो इनके सिरे पर जो धातु के बर्तन हैं इन पर प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे लगे होते हैं ताकि इसको इजीली पकड़ा जा सकता है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़ कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं क्या? अगर मान लो कि जो बर्तन हम चला रखा है स्टोव के अंदर या जो चीज़ पकड़ी है अगर वो गर्म हो रखा है, अगर उसकी हत्थी पर प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी नहीं लगी है, हम उसको अगर डायरेक्ट पकड़ ले तो क्या बिना हाथ जलाए उसको उठा सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है कि वो बर्तन बहुत गर्म है। तो उनके हत्थे पर प्लास्टिक या लकड़ी की जो हत्थी लगी होती है वो उसको गर्म होने से बचाती है, वहाँ से हम पकड़ के आसानी से बर्तन को उठा सकते हैं क्योंकि उष्मा से के चालन के कारण पूरा का पूरा जो बर्तन है वो गर्म हो चुका होता है। इसको उठाना इजी नहीं, इसीलिए पीछे प्लास्टिक की हत्थी या लकड़ी की हत्थी लगी होती है ताकि बर्तन को हम आसानी से उठा सकते हैं। एक क्रियाकलाप और आ रहा है 4.7। किसी बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तु जैसे कि इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल और विभाजन या डिवाइडर यानी जो स्केल होता है वो एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबाइए और कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छू कर दीजिए। तो बीकर का आपको लेना है, किसी आप बर्तन भी ले सकते हैं, आप गिलास भी ले सकते हो। उसके अंदर आपको गर्म पानी डालना है और गर्म पानी डालने के बाद में इस पानी के अंदर एक चम्मच प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल, डिवाइडर जो आपके प्रकार होता है वो काम में ले सकते हैं। इसको आप एक सिरे पर डालना है और कुछ देर आपको वेट करना है। उसके बाद देखना है दूसरे सिरे जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ नहीं है उसको टच करके देखना है कि क्या होता है। तो देखिए सारणी के नोट करना है कि जैसे स्टील की चम्मच है जो किसी बनी धातु की बनी थी, क्या इसका दूसरा सिरा गर्म होता है क्या? नेचुरल बात है गर्म हो जाएगा। फिर आपने स्केल लिया था तो स्केल प्लास्टिक का बना होता है तो क्या उसका दूसरा सिरा गर्म होगा क्या? वो नहीं होगा। पेंसिल लिए, पेंसिल की जो लीड क्या है उसके ऊपर लकड़ी की परत लगी होती है
तो उसको भी अगर हम डुबाएंगे पानी के अंदर, दूसरा सिरा छुएंगे तो वो भी गर्म नहीं होगा, क्योंकि वो धातु की नहीं बनी होती है। तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं वो ऊष्मा के चालक कहलाता है। यानी एक सिरा हमने उसको पानी के अंदर डुबा रखा था, दूसरा सिरा गर्म हो चुका है, तो ऐसी पदार्थ जिसमें से ऊष्मा का आसानी से चालन हो जाता है, जिसमें ऊष्मा आसानी से चल सकती है, जाने देती है, वो ऊष्मा के चालक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एल्यूमिनियम है, लोहा है, कॉपर है, इनके बने कोई भी पदार्थ होगा तो इसमें ऊष्मा का आसानी से चालन हो जाता है, तो ये सारे चालक पदार्थ कहलाते हैं। और जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं वो कुचालक कहलाते हैं। जैसे ये प्लास्टिक, लकड़ी, जब इनको गर्म किया जाता है तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, क्योंकि इसमें से ऊष्मा का चालन, यानी ये उसमें अपने में से ऊष्मा को आसानी से जाने नहीं देते हैं, तो ये ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। ये देखिए क्रियाकलाप जो अपन ने किया है अभी, कि बीकर के अंदर पानी गर्म पानी, ये स्केल लिया है, पेंसिल लिए, स्टील का चम्मच है, और यह डिवाइडर यानी जो प्रकार का हमें लिया है। तो जैसे प्लास्टिक और लकड़ी है, ये सारे क्या ऊष्मा रोधी कहलाते हैं, इनको अपन ऊष्मा के कुचालक भी कह सकते हैं। जल और वायु ये दोनों ही ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज हमने एक विधि के बारे में अध्ययन किया, वो विधि कौन सी है? चालन विधि। ठोस वस्तु के अंदर जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे जो स्थानांतरण होता है, वो चालन विधि के माध्यम से होता है। उसका एक क्रियाकलाप हमने अभी पीछे देखा था। ईंटों के बीच में हमने लकड़ी, एक लोहे की रोड लगाई थी, उस लोहे की रोड पर हमने छोटे छोटे मोम के टुकड़े समान दूरी पर लगाए थे, फिर एक सिरे को हमने गर्म किया था, तो हम देखते थे कि मोम के जो टुकड़े वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते थे, और मोमबत्ती के जिस सिरे पर मोमबत्ती हमने जला रखी थी उस सिरे से ऊष्मा का स्थानांतरण मोमबत्ती जो लोहे की छड़ है उसके दूसरे सिरे तक हो जाती है, दूसरा सिरा भी इसका गर्म हो जाता है। ये चालन विधि के माध्यम से होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम दैनिक जीवन में देखते हैं। इससे भी एग्जाम्पल और देखा हमने कि बीकर के अंदर हमने चम्मच डाला था, स्केल डाला था, डिवाइडर डाला था और पेंसिल डाली थी। तो इसके अंदर जो चम्मच था वो चम्मच का दूसरा सिरा गर्म हो जाता था, वो क्योंकि ये ऊष्मा की सुचालक है, धातु की बनी होती है, या चालन विधि के द्वारा गर्म हो गया। स्केल के अंदर गर्म नहीं होता है, क्योंकि स्केल क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। तो सुचालक और कुचालक यानी ऊष्मा रोधी के पदार्थों के बारे में भी हमने अभी कुछ चर्चा की है। तो आप भी इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, समझें, किताब से इसको रिविज़न भी करें और अच्छी तरह इसके नोट्स बनाएं, उनको याद कीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो किताब से ज़रूर पढ़ें, इसको रिवीजन ज़रूर करें। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जल और ऊष्मा के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।